अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर। इनसे जानते हैं कि हमारे माशरे में जो नफ्सियात के मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, आए रोज़ नए नए कारनामे सुने जा रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से, किस वजूहात पे जो हमारे माशरे में इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे में नफ्सियात एक अहम बीमारी है जो बहुत जल्दी जो है इंसान को अपनी पकड़ में ले लेती है। क्या वजह है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है? अच्छा अब्दुल्ला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बता चुकी हूँ कि जो नफ्सियात है बेसिकली वो एक फ़ील्ड का नाम है, ठीक है। हम लोगों को ये भी बता दें। अब जो आपने पूछा नफ्सियाती मरीज़, दो चीज़ें अलग होती हैं। नफ्सियात जो है वो एक फ़ील्ड है बाकायदा, बिल्कुल जैसे ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, आपकी हार्ट की फ़ील्ड होती है, आपकी स्किन की फ़ील्ड होती है, इसी तरह हमारी एक जहनी बीमारी का भी बाकायदा एक फ़ील्ड होती है। ऑथेंटिक साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक हम उसके ऊपर काम करते हैं। तशख़ीस इस तरह होती है, उसके 3 तरीक़ाकार होते हैं। ऑब्ज़र्वेशन, ठीक है, आपकी इंटरवेंशन, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन और डायग्नोसिस, ठीक है। आप एंटर हुए, हमने आपको ऑब्ज़र्व किया, कुछ चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की, कुछ जो आपके साथ आ रहे हैं, लेट सपोज़ बेटा, बाप, भाई या कोई भी दोस्त या क्लाइंट खुद भी कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उसके बाद हमने उनकी तशख़ीस के लिए कुछ हमारे तशख़ीसी टूल्स होते हैं। हम CBC टेस्ट नहीं करवाते। जैसे आपको जिस्म के अंदर क्या चल रहा है लेबॉर्ट्रीज़ में आप टेस्ट करवाते हो पता लगाने के लिए, उसी तरह आपके दिमाग में क्या चल रहा है हम भी कुछ टेस्ट करते हैं वो पता लगाने के लिए। हम कुछ रिटन स्टेटमेंट्स लेते हैं, कुछ ड्राइंग टेस्ट हैं, कुछ राइटिंग टेस्ट हैं और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम करवाते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये बंदा नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हम तशख़ीस के बाद उसकी इंटरवेंशन करते हैं। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन होती है, इसमें 2 फील्ड्स होती हैं, एक साइकेट्रिस्ट की और एक साइकोलॉजिस्ट की। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो कुछ बीमारियों की उसमें दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। उसको हम पैरेलल लेके चलते हैं, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही होती है। जैसे ड्रग एडिक्शंस हैं या आपको नशा वगैरह करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स के बाद पहले जस्ट उनकी 1 टाइम मेडिकेशन होती है, उसके बाद साल हर साल उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलती है। और दूसरा तरीक़ेकार वो है जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जिसको काउंसलिंग और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कहते हैं। काउंसलिंग मुशावरत होती है, आप मशवरा करते हैं बातों के ज़रिए। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको कहते हैं ना सलूक और बातें मरहम, अल्फाज ही मरहम होते हैं, अल्फाज ही तकलीफ़ देते हैं। तो वो वाला हिसाब होता है कि जो मरहम होता है वो हम अल्फाज के ज़रिए भी लगा देते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करने को देते हैं जो चीज़ उनको परेशान कर रही है, जो सोच है। जैसे OCD के पेशेंट हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ को बार बार करना, तो हम उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी कर देते हैं ताकि जो अमल वो बार बार करें वो ना, बार बार हाथ धोना, बार बार ताले चेक करना, बार बार घर का लॉक लगा देना, बार बार दरवाज़ा बंद करना या कोई भी अमल ऐसा जो बार बार करते हैं उससे ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। आपको अपने इम्पल्स पर कंट्रोल नहीं रहता तो आप वो अमल बार बार कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या जैसे फ़ोबिया है, बेजा खौफ है, बंद दरवाजे का, अंधेरे का, पानी का, किसी जानवर का, ऊंचाई का, लिफ्ट पे चढ़ने का, लिफ्ट से उतरने का। और अगर आप किसी मॉल में हैं तो आजकल वो एलिवेटर्स, स्टेयर्स होती हैं, तो एलिवेटर्स पे चढ़ने का, एलिवेटर से उतरने का, तो डिफरेंट फ़ोबियाज़ होते हैं। कभी कभी उसके ऊपर चढ़ के लोगों को फ़ोबिया महसूस होता है, लेकिन आप देखें कि कभी कभी उतरने के बाद एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो कुछ लोग नहीं डरते और कुछ लोग सारी ज़िंदगी खड़े रहेंगे कि यार हमें तो इसकी आदत नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, और कुछ चढ़ते हुए गिर भी जाते हैं अक्सर एलिवेटर से। तो सिर्फ इस तरह होता है कि कुछ चीज़ों का इलाज वाकई जेन्युइनली हो जाता है और कुछ चीज़ें सिर्फ ऐसी हैं जो थोड़ी से सुअर मेंटल डिसऑर्डर्स में आती हैं। मुझे बताइएगा मैडम कि काफ़ी लोग हैं जिन पर ये मर्ज़ लाहक हो जाता है तो वो पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो क्या उनका हल यही है या इससे हट के भी वो कर सकते हैं? अच्छा देखें, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसके लिए आप दवाई खाएं। ख़ास तौर पे लोग डिप्रेशन के लिए मैंने देखा बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग सेशन से फ़ोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। और याद रखें डिप्रेशन का मतलब चेन ऑफ थॉट्स है, बहुत ज़्यादा सोचें हैं। तो आप यकीन करें कि अगर आप दवाई खा के, दवाई सिर्फ इसलिए होती है कि आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए, आप रिलैक्स हो जाएं। तो जब आप रिलैक्स हैं, आप सोच रहे हैं, सॉरी या सोचना ख़त्म कर देते हैं। सोते हुए तो इंसान नहीं सोचता ना, तो हम एग्ज़ाम भी जागते हुए देते हैं। अब कौन सा बच्चा है जो जाके सोते हुए एग्ज़ाम देता होगा? हर चीज़ हम सोते हुए जागते हुए कर रहे होते हैं। तो दवाई आपको कुछ वक्त के लिए सुला देती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप रिलैक्स हो गए। आप रिलैक्स नहीं हुए, आपको बस कुछ वक्त के लिए आपने सोचना ख़त्म कर दिया वो उस दवाई की वजह से। आप जैसे जागेंगे वो चीज़ वहीं की वहीं होगी, क्योंकि आपने उस थॉट की वजह को ख़त्म नहीं किया। वजह तो वहीं की वहीं है। आप वही बात है कि जिस आम का दरख्त है तो उसकी जड़ें वहीं की वहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं सेब खाऊंगा, मेरा तो सेब खाने को दिल कर रहा है, तो आप इसे स्ट्रेस में बैठे हुए हैं कि आम के दरख्त के ऊपर सेब क्यों नहीं लग रहा, या मैं सेब क्यों नहीं खा सकता। तो ये तो फजूल का स्ट्रेस है ना, जब उसकी जड़ें, उसकी वजह
उस बीज की वजह ही आम है, तो आप सेब कैसे खा सकते हैं? मुझे बताइएगा कि फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी ये क्या एक ही इकसाम है या ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं? डिप्रेशन, फोबिया, एनजाइटी वो होती है जो किसी भी चीज़ को करने से पहले होती है। एनजाइटी एग्ज़ाम की भी हो सकती है, बच्चों को बहुत टेंशन होती है, या अल्लाह एग्ज़ाम कैसे होंगे, अल्लाह ताला एग्ज़ाम, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जितनी बल्क में दुरूद शरीफ एग्ज़ाम्स में जाता है उतना तो शायद अल्लाह ताला को मिलता भी नहीं होगा। तो बात ये है कि हम आयतुल कुर्सी, और मैं तो देखा है कि पेपर के ऊपर भी लोग पढ़ पढ़ के फूंक रहे होते हैं, तो वो एंक्शसनेस होती है। लेकिन आप यकीन करें, जब आप कमरा इम्तहान से, एग्जामिनेशन हॉल से हम जब बाहर निकलते हैं तो वी आर वेरी मच नॉर्मल। हम अपने एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने को इन्जॉय भी करते हैं। अगर अब ये सिचुएशन है, अब इसमें मैं आपको तीनों का फ़र्क बताती हूँ। स्ट्रेस ये है, मेरे मार्क्स आने चाहिए। मैं इसको अगर बहुत ज़्यादा जहन पे सवार कर लूँ तो मैं डिप्रेसिव हो जाऊँगी, अकेली बैठूँगी, मार्क्स नहीं आ रहे, नाखून खाऊँगी, कुतरना शुरू कर दूँगी, ठीक है, अकेले बैठूँगी, और एट द एंड मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं सकते, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, ना आए तो क्या होगा, कम मार्क्स आ गए या उस लेवल के ना आए जो माँ बाप चाहते हैं, मैं सुसाइड कर लूँगी, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं कसूर माँ बाप का भी है। जी बिल्कुल है। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि आप मार्क्स की रेस के लिए पढ़ें? आप उनको कहें कि नॉलेज हासिल करने के लिए। मेरी माँ ने हमेशा ये बोला कि पास हो जाना, फेल होना बेटा अच्छी बात नहीं है, ना कामयाबी, लेकिन हो भी गए तो कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम दे देना, कोई बात नहीं। इसका मतलब कि हम आप खड़े हो सकते हो, फेलियर सिखाएं उनको। हम अपने बच्चों को हारना सिखाते नहीं है, हम कहते हैं बस जीतना है, हार बर्दाश्त करनी ये नहीं सिखाते। और आपको पता है इसी अदम बर्दाश्त की वजह से हम सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। वो कहते हैं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमने ये नहीं कहा था कोई बात नहीं, अच्छे नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात तो हम करते ही नहीं है ना, हम कहते हैं फुल एंड फाइनल इसी में पास हो जाओ, यही अटैम्प्ट होनी चाहिए। अच्छी बात है, एक बार में पास होना चाहिए। ये तो नहीं है कि 5 साल एक बंदा एक ही क्लास में लगा दे, वो भी विच इज़ नॉट गुड। आप इस चीज़ को इस तरह ना लीजिएगा कि अब डॉक्टर साहब ने कह दिया तो बस ठीक है मैंने 5 साल मैट्रिक में ही लगाने हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप बस ठीक है, एक मरतबा नाकामी होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार वो बच्चा खुद से कर लेगा, और जो नहीं करेगा फिर उसके लिए तो छितर परेड माँ बाप की तैयारी होती है। मुझे बताइएगा कि जिनको ये बीमारियां हैं, जिनको ये मसले हैं, वो इसका इलाज कैसे करवाएं और मुमकिन कैसे? क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है अताई डॉक्टर होते हैं जो पैसे बटोर लेते हैं लेकिन इलाज नहीं मुमकिन होता। उसके लिए आपको प्रोफेशनल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि आप उनकी एजुकेशन पूछ लें कि क्या है, एमए इस्लामियात, एमए अरबी, या सिर्फ सो कॉल्ड शौकिया साइकोलॉजी के, सिर्फ उनको इस फील्ड की क्यूरियोसिटी और उनको ये फील्ड पसंद है। तो मैंने देखा है कि लोग इलाज कर रहे हैं और बड़े बड़े स्वेयर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स का इलाज कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप पहले उनकी क्वालिफिकेशन पूछें, उनसे उनका प्रोफेशनल कार्ड ले लें और उनकी डिग्रीज चेक कर लें। और डिग्रीज चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर से जाके पूछें कि आपने क्या डिग्री की हुई है, आप यकीन करें कि वो बरमला बताएगा। उसके लेटर हेड पे, उसके विजिटिंग कार्ड पे हर जगह ये लिखा हुआ होगा। जो अताई डॉक्टर होंगे या नीम हकीम कतरा जान होंगे, उन्हें तो बेसिक डिसऑर्डर की अलामात पता ही नहीं होंगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आप यकीन करें कि एमए इस्लामियात और अरबी होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ शौक था तो वो साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात बन के बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा की तमाम गुफ्तगू सुनी कि जिनको ये फोबिया, एंजाइटी और डिप्रेशन में है वो अपना इलाज कैसे करें, और इसके पीछे भी माँ बाप का बड़ा हाथ है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किसी गलत काम में तो मुलव्वस नहीं है, क्योंकि बाद में जिसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।